प्यारे बच्चों, आपका इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पहली बार अपने जीवन में ऑनलाइन आपको पढ़ाने की बात सोच रहे हैं या कहिए कि कर रहे हैं। तो मैं राजकुमार सिंह आपको कला विषय पढ़ाऊंगा। आज तक आप लोग चाहे जैसे भी 6, 7, 8 में कला पढ़े होंगे, वो अलग बात है। फिलहाल अब हम लोग थोड़ा सा नए सिरे से कला पढ़ने की शुरुआत करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात ये कि हम चित्र बनाने तो बताएंगे ही आपको निश्चित रूप से आगे, लेकिन आज पहले दिन हमने शब्द प्रयोग किया कि हम आपको कला पढ़ाएंगे। तो विज्ञान वाला व्यक्ति धन ज्ञान, सामाजिक विज्ञान वाला समाज के बारे में जो है अपना ज्ञान देगा आपको, और सभी लोग अपने अपने विषयों के बारे में ज्ञान देंगे। मैं कला के बारे में आपको ज्ञान दूंगा। तो सबसे पहली बात ये करेंगे हम कि हम कला कहते किसे हैं। कला किस चिड़िया का नाम है? या हम कला को काला कहें या कला को उसके सही अर्थों में हम समझें। तो मुझे लगता है कि खूब सुंदर चित्र बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग कला को उसके सही अर्थों में समझें कि कला हम कहते किसे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात ये कि कला शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है, संस्कृत के शब्द से आया है। कला शब्द संस्कृत के कल धातु से मिलकर के बना है, जिसका कुछ लोग अलग अलग अर्थ लेते हैं। उसी में कोई कहता है कि कला का अर्थ कोमल होता है, कोई कहता है नहीं, सुंदर और मधुर जो चीज़ होती है वही कला होती है। कोई कहता है नहीं, सुख देने वाली चीज़ ही क्या है तो कला है। वहीं पर कुछ लोग जो कल धातु से निकला हुआ मानते हैं, वो कहते हैं कि शब्द करना, बजाना, गिनना को हम कला कहते हैं। वहीं पर कुछ लोग कण धातु से इसको निकला हुआ मानते हैं और कहते हैं कि कला का अर्थ है मदमस्त करना, प्रसन्न करना। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि कम अर्थात आनंद लेने वाला मानते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के एक बात तो ये कही जा सकती है कि कला हमको, हमारे जीवन को जो सुंदर बनाए, जो सुख प्रदान करे, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के तरफ प्रयासरत हो, उसी को हम कला कहते हैं। फिर भी कला का जो हमने कहा कि कला शब्द, हिंदी का जो शब्द है कला, वह संस्कृत के से आया हुआ है। ठीक वैसे ही जो है अंग्रेजी में आर्ट शब्द है, आर्ट, ART, आर्ट मतलब, और यह जो है शब्द है लैटिन के आर्स शब्द से निकला हुआ है, से बना हुआ है। आर्स का मतलब होता है सीखना, बनाना। तो कुल मिलाकर के एक बात हम ये कह सकते हैं कि कला का अर्थ है कि हम जब किसी चीज़ की रचना करते हैं उसको हम कला कहते हैं। सामान्य बोलचाल में चाहे जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन देखिए मेरा मानना है कि कला का अर्थ है, कला की जो परिभाषा दी जा सकती है, हालांकि देखिए आज तक किसी भी विद्वान ने एकदम पूर्णतः सटीक कला की परिभाषा नहीं दे पाया है, लेकिन मेरा मानना है कि कला किसी भी कार्य को
सुंदर से सुंदर ढंग से करने की क्रिया को हम कला कहते हैं। हमने कहा कला किसी भी कार्य को सुंदर से सुंदर ढंग से करने के क्रिया को हम कला कहते हैं। अब सुंदर ढंग से करने की क्रिया को हम कला कहते हैं, मतलब क्या है कि करना, कोई भी कार्य करना और सुंदरता के साथ करना, वह क्या है, उसको कला कहते हैं। कैसे? जैसे कहते हैं आप लोग, कोई बहुत अच्छा साइकिल चलाता है तो कहते हैं कि बहुत सुंदर कलाकार है, गाता भी है तो कहते हैं बहुत अच्छा कलाकार है, नाचता भी है तो भी कहते हैं बहुत अच्छा कलाकार है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार कला है क्या? कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि कला का तात्पर्य है किसी भी कार्य को सुंदर से सुंदर ढंग से करना, कला है। अब हंसना, रोना, गाना, चलना, चित्र बनाना, पढ़ना, बोलना, बतियाना, सब क्या है, कला के अंतर्गत आता है। अब चूंकि मैंने तो कहा कि मैं आपको कला पढ़ाऊंगा, लेकिन मूलतः मैं कला नहीं बल्कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वह चित्रकला पढ़ाऊंगा। तो खैर उसकी तो बाद में बातचीत है। सबसे पहली बात ये कि हम भारत में कला शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ, किस ग्रंथ में प्रयोग हुआ? कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राचीन काल में भारत में कला के लिए मूलतः शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। शिल्प शब्द, बाद में उसी शिल्प को लोगों ने कहा कि यह उपयोगी कला के रूप में उसको स्थापित कर दिया। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात ये जाने कि कला शब्द सबसे पहले जो है भरत मुनि नाम के एक विद्वान, मुनि का मतलब देखो दार्शनिक कह सकते हो या तप करने वाला कह सकते हो, या प्राचीन काल के जो लोग लेखक होते थे उनको लोग भी मुनि कहते थे। तो मतलब कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि विद्वान। तो उन्होंने एक किताब लिखी, नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने एक नाट्यशास्त्र नामक करीबन पहली शताब्दी के आसपास किताब लिखी, नाट्यशास्त्र। उसमें उन्होंने लिखा न तज्जानम न तच्छिल्पम न सा विदा न सा कला। हालांकि आप देखेंगे कि न तज्जानम न तच्छिल्पम न सा विदा न सा कला, यहाँ पे अंतिम जो शब्द है उसमें सबसे पहले कला शब्द का उल्लेख हुआ। ऐसे ही हम कला के महत्व के बारे में बात करेंगे तो कहा गया है, एक राजा भर्तृहरि थे, उन्होंने कहा कि साहित्य संस्कृत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। मतलब साहित्य, संस्कृति और कला से जो विहीन है मनुष्य, वह उस पशु के समान है जिसकी पूंछ ही नहीं होती है। अब पूंछ की बात है कि भाई पूंछ से उसने कला की तुलना की, क्यों? आखिरकार उन्होंने कहा कि नहीं, पूंछ के समान, कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। अर्थात जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन है, वह व्यक्ति उस पशु के समान है जो जिसकी पूंछ ही नहीं होती। अब सवाल है कि पशु का पूंछ से क्या संबंध है? तो ये सच है कि पशु जो है, जितने उसके शरीर के ऊपर धूल, गर्दा, माटी, तमाम चीज़ें जो पड़ती हैं, कोई मक्खी बैठ गया, कोई कुछ भी बैठ गया, तो वह किस चीज़ से हटाता है? वह अपने पूंछ से ही हटाता है। मतलब पूंछ आप जो समझते हैं कि केवल देखने की चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास हाथ है कि हम अपने हाथ को ऐसे झाड़ सकते हैं,
लेकिन पशु के पास उसकी पूंछ ही है जो हमेशा उसको हवा देती रहती है, झाड़ती रहती है उसके शरीर को, मतलब उसको सुंदर बनाती है। कला जो है हमको आत्मिक अनुभूति प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। कला का कार्य केवल और केवल देखिए सुंदरता ही प्रदान नहीं करना है, बल्कि जैसे हमने कहा कि सुख देना, तो भाई सवाल है कि केवल सुख एक ही तरह से चीज़ों को तो नहीं मिल सकता है, दे सकता है। तो वहाँ पर इसका तात्पर्य है कि कला हमारे जीवन को सुंदर बनाने के तरफ प्रयास करती है। कला हमें हमारे जीवन को के सवालों को उठाती है। कला का मतलब केवल कमल का फूल और गुड़हल का फूल और कनेर का फूल बनाना भर नहीं है। भले ही मैं आपको आज अभी कुछ दिनों के बाद सिखाऊंगा कि सबसे पहले कमल का फूल कैसे बनाते हैं, लेकिन ये बात जानने की ज़रूरत है कि कला हमारे जीवन को सुंदर बनाने के तरफ हमेशा से सदियों से प्रयासरत रहा है। आप अपने आसपास देखिए, आप यहाँ पर पर्दा देखेंगे तो उसमें कला है, इन किताबों के भीतर देखेंगे तो कला है। आप अपने आसपास जिन भी चीज़ों को देखेंगे, ये छत यदि है, यह दीवार बनी हुई है, तो वह भी किसी कारीगर ने, एक कलाकार ने ही बनाया है कह लीजिए। मतलब हमारे पूरे जीवन में जिन भी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, उन सब चीज़ों का प्रयोग, उन सब चीज़ों को बनाने वाला कौन होता है? कलाकार होता है। और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। एक तो पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि कला हमारे जीवन के जितने भी प्रश्न हैं, यदि मुझे दबाया जा रहा है तो उसके भी खिलाफ वह सवाल खड़ा करती है, वह बात रखती है और विरोध करती है उन कुरीतियों का जो समाज या मानव के लिए खतरनाक है। मैं कलाकार का नाम बताऊंगा आपको कि एक पिकासो नाम का चित्रकार था। स्पेन के मलागा ग्राम में इसका जन्म हुआ था। पिकासो विश्व का सबसे बड़ा कलाकार है, ये माना जाता है। पिकासो ने एक ग्वेर्निका नाम की पेंटिंग बनाई और उस मैं चित्र दिखाऊंगा आप लोगों को बाकायदे इस ऑनलाइन तरीके से भी, कि ग्वेर्निका में उसने बनाया क्या, खूब बड़ी सी पेंटिंग है। और उस ग्वेर्निका नाम की पेंटिंग जो है वह एक गांव है ग्वेर्निका वहाँ पर। और जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसके ऊपर वहाँ पर ढेर सारे युद्ध हुए थे और वो पूरा तहस नहस हो गया था गांव। और उस पूरे गांव के तहस नहस होने के दृश्य को पकड़ते हुए पिकासो ने बनाया जो चित्र, उस चित्र में उसने दिखाया कि आदमी ही आदमी को चबा रहा है। चबाना और खाना, इन दोनों में थोड़ा सा नहीं तो बहुत एक अंतर तो है ही। चबाना मतलब दांत से, बड़े बड़े दांतों से वह जो है आदमी है, वह पशु के समान उसका सिर है और उस सिर से, उस दांत से वह क्या कर रहा है? चबा रहा है। किसको चबा रहा है? तो आदमी को ही वह चबा रहा है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ही खा रहा है। कैसे खा रहा है? युद्ध। मतलब युद्ध में क्या होता है? एक आदमी ही एक आदमी को मार देता है। मरवाने वाला भी कोई और होता है। मारने वाला एक दूसरे को बस मारता है और युद्ध होते हैं और फिर पूरा जो कुछ भी बने बनाए नियम होते हैं वो सब टूट जाते हैं और आदमी ही आदमी को मार डालता है।
तो इसके खिलाफ उसने एक, इस युद्ध के खिलाफ उसने एक चित्र बनाया, उसका नाम था गुर्रिका। ऐसे ही आप देखेंगे तो सदियों से जो कुछ भी आज हम जानते हैं, हम अपने इतिहास के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वो सब कुछ चीज़ें निश्चित रूप से कला के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई हैं, जानकारी मिली है। जैसे आप बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हम कैसे जानते हैं? क्या लिखा हुआ मिला है कि नहीं, हाँ सिंधु घाटी की सभ्यता में ये चीज़ है? नहीं। हम वहाँ खुदाई हुई, वहाँ के स्नानागार देखे, हम वहाँ के जो है अन्नागार देखे, हम वहाँ की सड़कों को खोजे देखे, तो हमने एक परिकल्पना की, हमने एक अपना बनाया कि नहीं, ऐसी उस समय की सभ्यता थी, उन लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान था। किस देवी देवता को वह पूजते थे, उनकी जो है रोड कैसी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो उस समय की बनाई हुई कला के द्वारा ही मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए, कला के बारे में जहाँ तक आप लोग समझे होंगे कि कला किसी भी कार्य को सुंदर से सुंदर ढंग से करने की क्रिया को हम कला कहते हैं। अब हम लोग कला विषय तो पढ़ेंगे, लेकिन कला में भी हम लोग चित्रकला पढ़ेंगे। अब इसके बारे में मैं बताऊं कि कला को मूलतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक ललित कला और दूसरा है उपयोगी कला। ललित कला मतलब जो हमें आत्मिक सुख प्रदान करे, जिसको देखने से हमें आत्मिक अनुभूति हो, हमारे मानसिक सुख हमें प्राप्त हो, हम जिन चीज़ों को देखने भर से ही हम प्रसन्न हो जाएं। यदि हम कोई फूल देखते हैं तो मन के भीतर फूल जैसा मन हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। वहीं पर यदि कोई उस तरह की खराब चीज़ों को देखते हैं तो मन द्रवित हो जाता है, या हम उसके प्रति क्रोध से भर जाते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों को जब हम कला के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वो होता है, उसको कहते हैं ललित कला। ललित कला में कला को मूलतः हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक विद्वान था हेगेल, उसने जो है कला को मूलतः दो भागों में विभाजित किया। पहला है ललित कला और दूसरा है उपयोगी कला। ललित कला ऐसी कला जो हमारे आँखों को सुख प्रदान करे, हमारे मन को प्रभावित करे। ऐसी कला जो हमारे जीवन को परोक्ष नहीं बल्कि अपरोक्ष रूप से प्रभावित करे। जैसे इस पर्दे का रंग ऐसा क्यों है? इसलिए कि यह मुझे अच्छा लगता है। अब यह जो है इसका प्रयोग कोई नहीं है, लेकिन प्रयोग जो है उसके साथ साथ इसका जो रंग है वह सुंदर लगता है, ठीक है। लेकिन वैसे ही यदि हम बात करेंगे कि एक फूल की, तो फूल हमें खुशी प्रदान करता है। हम उसको देखते हैं जब, तो हमारे मन के भीतर प्रसन्नता होती है। हम गुलाब का फूल सूंघते भी हैं और देखते भी हैं। तो कला हमें जो है सुख प्रदान करता है, और ललित कला सुख प्रदान करता है। उसका प्रयोग सीधे सीधे हम नहीं करते हैं, लेकिन वह हमारे जीवन में हर जगह मौजूद होता है। उसको हम मूलतः ललित कला कहते हैं। ललित कला कुल 5 प्रकार की कलाएं हैं। सबसे पहले काव्य कला, दूसरा संगीत कला, तीसरा चित्रकला। आप लोग नोट भी कर लीजिएगा इसको, जो है कि कला मूलतः 2 प्रकार की होती है। पहला ललित कला और दूसरा उपयोगी कला।
ललित कला में कुल 5 प्रकार की कलाएं आती हैं। पहला काव्य कला, दूसरा संगीत कला, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्ति कला और पांचवा वास्तुकला। यहाँ पर एक बात हम बता दें आपको कि यह जो विभाजन है वह मूलतः श्रेष्ठता के आधार पर है। और श्रेष्ठता किस चीज़ पर कि जिस कला को बनाने में कम से कम साधन का प्रयोग होगा, कम से कम वस्तुओं का प्रयोग होगा, उसको सर्वोत्कृष्ट माना गया। जैसे काव्य है, कविता है, तो कविता मन के भीतर ज्यों आएगी और हम जब लिखने लगेंगे तो या गाने लगेंगे तो क्या हो जाएगी, वह एक तरह से काव्य कला होगी। संगीत है, संगीत में हम ज्यों सुर लय ताल के साथ गाएंगे, संगीत की रचना हो जाएगी, आनंद हमें प्रदान करने के लिए। चित्रकला में, अब चित्रकला में आपको पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए और रंग भी चाहिए। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको तीसरे नंबर पर रखा गया। चौथे नंबर पर मूर्ति कला को रखा गया। मूर्ति कला में क्या है, तो मूर्ति कला में और भी मिट्टी का प्रयोग हो सकता है, पत्थर का प्रयोग चाहिए जो होगा, और भी कई छेनी, हथौड़ी, काटना तोड़ना तो कठिन होगा। मतलब ज्यों उसने सोचा त्यों नहीं वह बन गया, बल्कि काटते काटते धीरे 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 बन करके वह तैयार हुआ। तो इसका मतलब है कि वह चौथे नंबर पर गया। और इसके बाद पांचवा नंबर की जो कला है हमने कहा वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब क्या है? वास्तुकला का मतलब है ऐसी कला जो भवन कला कह लीजिए या स्थापत्य कला उसको कह सकते हैं। स्थापत्य का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि अब आज के डेट में आप बात करेंगे तो ताजमहल की बात करिए। किला भी स्थापत्य कला है। एक ज़माने में उसका प्रयोग के लिए उसको बनाया गया था, लेकिन उसके साथ साथ बनाए जाने के साथ साथ उसके सुंदरता को भी ध्यान में रखा जाता था कि वह सुंदर भी लगे। तो एक तरह से उसको भी स्थापत्य कला के में रखा गया। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब के सब जो है एक स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं, उसी के नमूने हैं। तो ये तो 5 प्रकार की कलाएं होंगी। साहित्य, पहले काव्य कला, दूसरा संगीत कला, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्ति कला और पांचवा स्थापत्य कला या वास्तुकला। अब बात आती है इधर जो ललित कला और उपयोगी कला की बात हमने कही थी, उपयोगी कला पर। उपयोगी कला का तात्पर्य है कि ऐसी कलाकृति जिसका प्रयोग हम अपने आम जीवन के रहन सहन में भी करते हैं। जैसे घड़ा है, सुराही है, कोई भी बर्तन है, कोई भी बेडशीट है। अब बेडशीट है तो बेडशीट के साथ साथ हम बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं कि वह बेडशीट को में खूब सुंदर डिजाइन बना हुआ है। अब यह पर्दा है, तो अब पर्दा के भीतर क्या बना हुआ है, एक डिजाइन बनी हुई है। जंगला है, खिड़की, ये सब चीज़ें जो है क्या हैं। अब कोई भी सामान है, कुर्सी है, तो आप कुर्सी देखेंगे तो एक से एक सुंदर कुर्सी बनाई जाती है अलग अलग प्रकार की। तो क्यों आखिरकार है? तो मूलतः उसका प्रयोग, लेकिन प्रयोग के लिए, लेकिन उस प्रयोग करने के लिए उसका है, लेकिन उसको प्रयोग के साथ साथ उसको सुंदर भी बनाया गया है ताकि देखने में भी अच्छा लगे, बैठने में भी अच्छा लगे, हमको घर के भीतर हो तो हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करे, इसके लिए भी जो है। तो कुल मिलाकर के एक बात ये कही जा सकती है कि उपयोगी कला ऐसी कला है जो हमारे आम जन जीवन को जीने में सहायता प्रदान करती है। उसको भी जब कलाकार सुंदर बनाता है, डिजाइनदार बनाता है, तो उसको हम उपयोगी कला कहते हैं। तो इस तरह से एक बात हम लोगों ने आज जाना कि कला मूलतः हम किसी भी कार्य को सुंदर से सुंदर ढंग से करने की क्रिया को कहते हैं। दूसरी बात ये कि हम लोग कला शब्द सबसे पहले किस भारतीय ग्रंथ में
उपयोग हुआ है, इसको याद रखेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि और भी चीज़ों को हम अपने आसपास के चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। जो हमारी बात है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसके परिप्रेक्ष्य में आप समझेंगे कि हम कला कहते किसे हैं, क्या साइकिल चलाना भी एक कला है कि नहीं है। यदि नहीं कला है तो आप साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं पहले, लेकिन उस कला को सीख जाते हैं तो जैसे मन तैसे साइकिल चलाते हैं, तो वह भी कला है। लेकिन इसके साथ एक बात मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है इसमें से जो हमने ललित कला में जो 5 कलाएं बताई, उसमें से चित्रकला वाले को हम लोग पढ़ेंगे। हम आपको चित्र बनाने बताएंगे। आज इतना तो